नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस बायो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मानव के उत्सर्जन। तो मानव के उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते थे उसके विषय में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी थी, जो मानव में उत्सर्जन भाग 1 के नाम से वो वीडियो बन चुका है। अब ये जो वीडियो है ये मानव में उत्सर्जन भाग 2 दूसरा पार्ट ये है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मानव में उत्सर्जन के जो अंग थे। कितने अंग थे? 4 अंग थे। 2 वृक्क थे, उसके बाद 2 मूत्र मार्ग थे, मूत्र वाहिनियां थी, और एक था मूत्राशय और एक था मूत्र मार्ग। तो ये कुल मिला के मानव के उत्सर्जन में 6 अंग भाग लेते थे। तो आज उसी के क्रम में हम मानव में उत्सर्जन में ये पढ़ लेते हैं वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक, तो किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। क्या है? प्रमुख उत्सर्जन अंग। यह मानव का कैसा उत्सर्जन अंग है? तो यह मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। कौन? किडनी। वृक्क मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी बाहरी संरचना या इसका आकार कैसा होता है। उसके हिसाब से यह सेम के बीज के आकार का गहरे भूरे रंग का होता है। यह उदर गुहा में पीठ की ओर, कहां पर? उदर गुहा में पीठ की ओर, पीछे की ओर, पीठ की ओर आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में क्या होता है? स्थित होता है। उसके बाद तीसरी जो है वो है इसका भार लगभग 140 होता है। कितना होता है? 140। सामान्यतः पुरुषों में यह जो होता है ज्यादा भारी होता है और महिलाओं में कुछ कम होता है इसका भार। तो और यह 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2.5 सेंटीमीटर कैसा होता है? मोटा होता है। 2.5 सेंटीमीटर मोटा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर कैसा होता है? लंबा होता है। ये हो गया तीसरी टॉपिक। और यह है चौथा कि दायां वृक्क बाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। जो दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क से कैसा होता है? कुछ आगे स्थित होता है। जो वृक्क है, वृक्क एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है या उसके सुरक्षा का आवरण बनाता है। इसीलिए यहां लिखा है यह एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और यह झिल्ली क्या करती है? वृक्क को सुरक्षा प्रदान करती है, बाहर के आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये हो गया। उसके बाद है वृक्क का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क का निर्माण भ्रूण के मीसोडर्म में होता है। कहां पर होता है? एम्ब्रियो के मीसोडर्म में होता है भ्रूण का निर्माण। उसके बाद वृक्क का निर्माण 20 लाख नलिकाओं से होता है और उस नलिका को क्या कहते हैं? उस नलिका को हम नेफ्रॉन कहते हैं। उस नलिका को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जीव का जो शरीर है उसकी एक इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार जो वृक्क की जो एक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो हम कह सकते हैं नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है? इकाई होती है। अब हम बात करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना के विषय में। किसके विषय में? वृक्क की आंतरिक संरचना, की वृक्क की अंदर की संरचना कैसी होती है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है इसके प्रमुख 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? वृक्क की आंतरिक संरचना में वृक्क के प्रमुख 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। अब इसको हम एक छोटे से चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। इस चित्र को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है ये वृक्क है, ये पूरा वृक्क है।
ये वृक्क की बाहर की ये संरचना है और ये वृक्क के अंदर की संरचना है। और ये क्या है, ये रुधिर वाहिनियां हैं, ये रुधिर वाहिनियां हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं। एक रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं, ब्लड को लेकर जाती है। अब हम देख लेते हैं जो वृक्क का सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं उसको, रीनल कैप्सूल। यह क्या करता है, वृक्क को सुरक्षा प्रदान करता है, यह सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। उसके बाद वृक्क के मैंने दो पार्ट पढ़ा हम लोगों ने, कौन कौन सा, एक था कॉर्टेक्स, दूसरा था मेडुला। तो इस चित्र में देख लेते हैं, यहाँ ये बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग क्या कहला रहा है, रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहला रहा है, रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर का जो भाग है, ये जो अंदर का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं रीनल मेडुला। क्या कहते हैं, रीनल मेडुला। अब हम बात करते हैं जो रीनल मेडुला है, रीनल मेडुला में क्या होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। ठीक, एक त्रिभुज की संरचना ऐसे बनी होती है, उसी को क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। और ये जो रीनल पिरामिड है यह कई नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, कई नेफ्रॉन से मिलकर एक पिरामिड की तरह संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। उसके बाद रीनल पिरामिड के अंदर जो एक एक लाइन दिख रही होगी इसमें, उसी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। उसी को क्या कहते हैं, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। अब रीनल पिरामिड के बीच में, रीनल पिरामिड के बीच में एक तरल भरा होता है, उसी तरल को हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इस तरल की खोज सबसे पहले बर्टीनी नामक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इधर, ये जो दो रक्त वाहिनियां हैं उसमें से एक है वृक्क धमनी, जिसे रीनल एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल आर्टरीज, सॉरी रीनल आर्टरीज कहते हैं वृक्क धमनी। ये क्या काम करती है, पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड को, पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड को लेकर कहां पहुंचाती है, वृक्क में पहुंचाती है। वृक्क में उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होके फिर ब्लड शुद्ध बन के कहां पर निकलता है, ये निकल के पूरे शरीर में पहुंचता है। किसके द्वारा, वृक्क शिरा के द्वारा। किसके द्वारा, वृक्क शिरा के द्वारा। वृक्क शिरा को कहते हैं रीनल वेन्स। ठीक, उसके बाद जो इसमें अमोनिया बना था, जो इसमें मूत्र का निर्माण हुआ था, वो क्या होता है, मूत्र मार्ग, सॉरी क्या होता है वो, मूत्र मार्ग या यूरेटर, मूत्राशय या मूत्र वाहिनियां, सॉरी मूत्र वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है और मूत्राशय के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल दिया। इस फिगर को आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। अभी हम आगे वाले पेज में आपको बताते हैं इसके आगे से। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देख देते हैं, हम लोग इसके पहले वाले पेज में देखे हैं कि वृक्क की संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना में यहाँ फिगर बना हुआ था, उसको हम लोग देख लिए थे। अब हम बात करते हैं कि वृक्क की जो एक इकाई होती थी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं इसको देखते हैं, और नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है नेफ्रॉन। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है वृक्क कणिकाएं और दूसरा होता है नलिकाएं। वृक्क कणिकाओं को कहते हैं रीनल कॉर्पस, उसके बाद नलिकाओं को कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ये जो रीनल कॉर्पस होते हैं ये तीन प्रकार या तीन भागों से मिलकर बने होते हैं, सॉरी तीन भाग नहीं, दो भाग से मिलकर बने होते हैं। पहले भाग को कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं और दूसरे भाग को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। पहले भाग को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, और दूसरे भाग को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और जो वृक्क कणिकाएं हैं, नेफ्रॉन की जो एक भाग, नेफ्रॉन का जो एक भाग है वृक्क कणिका, इसका कार्य क्या है,
यह रुधिर का परानिस्यंदन करता है। परानिस्यंदन का मतलब है रुधिर का अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब इसका मतलब है कि रुधिर को दोबारा छानता है। जैसे पहली बार रुधिर कहाँ पे छना, तो पहली बार रुधिर गया फेफड़े में, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े को दिया और ऑक्सीजन ले लिया। तो एक बार वहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद दूसरा ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में, वृक्क कणिकाओं में। कहां पर होता है, वृक्क कणिकाओं में। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया रुधिर का परानिस्यंदन, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद नेफ्रॉन के जो दूसरा जो भाग है वो है नलिकाएं। नलिकाएं भी तीन प्रकार या तीन भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है पीसीटी, दूसरा है एलओएच और तीसरा है डीसीटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीसीटी क्या है। तो पीसीटी का पूरा नाम है प्रॉक्सीमेट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी का पूरा नाम क्या है, प्रॉक्सीमेट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसका पूरा नाम देख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे तो पूरा नाम नहीं लेंगे, केवल हम कहेंगे पीसीटी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं इसको, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो नलिकाएं का जो दूसरा भाग है वो है एलओएच। इसको इंग्लिश में कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो तीसरा जो है नलिका का जो तीसरा भाग है वो है डीसीटी। डीसीटी को क्या कहते हैं, डायस्टोल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये तीनों नाम हो गया। और ये जो नलिकाएं हैं, इस नलिका का जो कार्य है वो है जल का अवशोषण करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृक्क क्या काम करता है, यह ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और उसी के साथ साथ क्या करता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, वाटर को भी छानता है, पानी को भी छानता है। तो इसके दो काम हो गए। नेफ्रॉन की दो भाग होते हैं, वृक्क कणिकाएं और नलिकाएं। वृक्क कणिकाएं क्या काम करती हैं, रुधिर का परानिस्यंदन करेंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा उसमें। और जो नलिकाएं होंगी उनका कार्य है जल का क्या करना, अवशोषण करना। अब हम इसको देख लिए हैं, अब हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है। तो नेफ्रॉन की संरचना में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वृक्क कणिकाएं में दो भाग क्या था, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे देखिए ये नेफ्रॉन की पूरी संरचना है और जो ग्लोमेरुलस है वो बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर ऐसे नली की तरह संरचना लगी हुई होती है। और इसी नली को हम कहते हैं अपवाही धमनिकाएं। क्या कहते हैं, अपवाही धमनिकाएं कहते हैं। इन्हीं अपवाही धमनिकाओं में क्या होता है, ब्लड बहते हुए, कौन सा ब्लड होता है, वो अशुद्ध ब्लड होता है। कौन सा ब्लड, यहां पे हम लिख सकते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त होते हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अशुद्ध रक्त का मतलब है इसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है और भी जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वे सभी हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये अपवाही धमनिकाएं जब अशुद्ध ब्लड को ले जाती हैं तो ले जाने के लिए कैसी होती है, चौड़ी होती है, अधिक चौड़ी होती है ताकि ब्लड को आसानी से ले जा सके। और यहाँ पे आते आते जो ग्लोमेरुलस है वो आगे आते आते क्या होती हैं, अपवाही धमनिकाएं पतली हो जाती हैं। पतली हो जाती हैं तो यहाँ पे जब ब्लड आता है तो यहाँ पे पतला हो गया। अब यहाँ पे एक दाब उत्पन्न करता है। इस दाब के कारण ही जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल में इस ब्लड में थे कौन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। क्या था, अमोनिया था, यूरिया था और यूरिक अम्ल था। इस दाब के कारण ये सब छन कर कहां पे आ गए, बोमेन्स कैप्सूल में आ गए। अब बोमेन्स कैप्सूल में आ गए, अब ये नीचे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर पीसीटी है, पीसीटी क्या करेगा, 70% वाटर का अवशोषण करता है। कितना करता है, 70% वाटर का अवशोषण या कहें उसका फिल्टर करता है। इसके आगे जब
बढ़ेगा वाटर, तो यहाँ पे LOH है, ये भी क्या करता है 5% ब्लड का क्या सॉरी 5% जल का फिल्ट्रेशन करता है। फिर और आगे बढ़ता है तो हमको मिलता है DCT। DCT में क्या होते हैं 17% वाटर का फिल्ट्रेशन यहाँ पे DCT में होता है। और DCT से ही एक हार्मोन्स निकलता है, ये हार्मोन्स बताता है कि अब पानी की मात्रा क्या हो गई है शरीर में ज्यादा हो गई है और उत्सर्जन क्रिया के लिए अन्य अंगों को क्या करता है एक्टिव करता है। तो ये हो गया नेफ्रॉन की संरचना। तो हम लोगों ने नेफ्रॉन की संरचना भी पढ़ा और मानव की वृक्क की संरचना भी पढ़ा, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। तो ये दूसरी वीडियो है मानव के उत्सर्जन में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।